हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है आज इंडिया में हर घंटे 4 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स बनती है, और ये सब अपनी मर्जी से नहीं। इनमें से 3 को तो फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेला जाता है। इसके पीछे का कारण एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया सोनागाची जो इंडिया में लोकेटेड है। इसके अलावा भी इंडिया में आज 1000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड रेड लाइट एरियाज है। सो अब जब रेड लाइट एरियाज का इतना डिमांड है तो डिमांड एंड सप्लाई वाले खेल पे ये तो होना ही है। और बाय द वे इसी डिमांड को पूरा करने के लिए लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री से लाया जाता है, जो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एवरी ईयर 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का तो बस प्रॉफिट कमाती है, जिसमें से भी 2/3 हिस्सा तो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन से ही आता है। लेकिन अब क्या इसी प्रॉफिट में अपना हिस्सा बटोरने के लिए बॉलीवुड भी शामिल होता है? क्योंकि सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट के कोरियोग्राफर अग्निस हैमिल्टन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक सेक्स रैकेट चलाने के लिए अरेस्ट किया था। सो क्या इसका मतलब ये है कि जो लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग से नहीं आती है वो बॉलीवुड से यहाँ पर आती है? और आखिर इन रेड लाइट एरियाज के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा और क्या क्या चलता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर इंडिया में कितने प्रोस्टिट्यूट्स हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया के मुताबिक इंडिया में 30 लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, जो ज्यादातर 15 से 35 की उम्र के ही होते हैं, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में ही है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया इंडिया में ही है। लेकिन इन रेड लाइट एरियाज में प्रोस्टिट्यूशन की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबरर्स और ड्रग्स का भी बड़ा जाल फैला हुआ है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ चल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से 95% विक्टिम्स जो ट्रैफिक होते हैं उन्हें फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूट्स बनाया जाता है। और एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक स्टडी से ये पता चलता है कि इंडिया में तकरीबन 2 करोड़ कमर्शियल प्रोस्टिट्यूट्स हैं। लेकिन यार ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स आखिर इन्हें लाते कहाँ से? वेल, एज ऑब्वियस ट्रैफिकर्स इंडिया के सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स को ही टारगेट करते हैं, जिनमें आते हैं दलित्स, ट्राइबल्स और रूरल एरियाज की लड़कियां, जो NCRB के रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल से ही होती है। बट सिर्फ इंडिया से ही नहीं, इन्हें नेपाल और बांग्लादेश से भी लाया जाता है, जिसके बारे में हैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद एम शाहिदुल्ला ने अपने बुक में लिखा था कि हर साल बांग्लादेश से 28 से 48 हजार लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है। बट इन्हें इतने दूर से लाया कैसे जाता है? रेस्क्यू फाउंडेशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीपेश टैंग के मुताबिक किडनैप लड़कियों को ट्रैफिकर्स 15,000 से 10,000 जैसे रुपए में खरीदते हैं और फिर उन्हें क्रॉस बाउंड्री लाके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज में सिर्फ 2 से 3 लाख रुपयों में ट्रैफिकर्स को बेच देते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने की आड़ में ट्रैफिकर्स ज्यादातर वर्जिन लड़कियों को खरीदते हैं ताकि उनकी नीलामी करके उन्हें हाईएस्ट बिडर को बेचा जा सके, जो कि होना तो है ही, क्योंकि BBC की एक रिपोर्ट में क्लियरली स्टेट किया गया है कि दुनिया भर में मुंबई का कामाटीपुरा अपनी वर्जिन लड़कियों के सेल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फिर जैसे ही लड़कियों को बेच दिया जाता है वो डायरेक्टली पहुंच जाती है रेड लाइट एरियाज के ब्रॉथल्स में, जहां पर चीजें कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले तो आता है मालिक, जो उस ब्रॉथल का ओनर होता है, एंड वो ही पूरे ब्रॉथल का हिसाब किताब और प्रॉफिट्स को हैंडल करता है। फिर उसके नीचे आती है घर वाली, जो ब्रॉथल के सारी लड़कियों को कंट्रोल करती है, प्लस नई लड़कियों को ट्रेन भी करती है। ट्रेन कैसे? वेल, स्टाफ टॉर्चर और कंटिन्यूसली उनका रेप करवाती है, सो दैट वो अपना ब्रेकिंग पीरियड रीच कर ले। लेकिन ब्रेकिंग पीरियड क्या है वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनामो के बारे में। बायनामो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग कंपनीज के एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें बस आपको एक एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और आप हल्का सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो अभी ही डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में पूरे 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप अलग अलग ट्रेडिंग के, लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे ना उतने ही आपके ट्रेडिंग के और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ लर्नर्स, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनोमो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज आई एम अ बायनोमिस्ट। आर यू? अब लर्नर्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ब्रेकिंग पीरियड वो पीरियड है जहां पर वो लड़की खुद ही ये सोच लेती है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब यही उसकी जिंदगी है और उससे यही चीज जिंदगी भर करते ही रहना है। जिसके बाद फिर उन लड़कियों को 3 कैटेगरीज में बाइफरकेट किया जाता है। फर्स्ट, ट्रैफिक विक्टिम्स। इन ट्रैफिक विक्टिम्स को फोर्स किया जाता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए और इन लड़कियों का पूरा प्रॉफिट सीधा उनके मालिक को मिलता है। सेकंड, अध्यास, जिन्हें अपने क्लाइंट्स को एटलीस्ट हाँ या फिर ना बोलने का राइट होता है, लेकिन इन्हें अपना आधा प्रॉफिट अपने मालिक के साथ शेयर करना होता है। एंड लास्टली, लॉजर्स, जो अपने खुद की मर्जी से एक रूम को रेंट पर लेकर अपना खुद का क्लाइंट चूज कर लेते हैं। लेकिन फ्लर्नर्स, इस प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट का सच ये है कि इसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो इससे बाहर निकलना मतलब इम्पॉसिबल है, जिसके पीछे 3 ऑब्वियस रीजंस है। रीजन नंबर 1, ब्रॉथल्स का सिक्योरिटी सिस्टम। जब ट्रैफिक लड़कियों को यहाँ पर सबसे पहली बार लाया जाता है तब उन्हें रूम में ही लॉक करके रखा जाता है और अगर बाहर छोड़ा भी जाता है तो उन पे कड़ी निगरानी रखी जाती है। एंड इफ बाय चांस अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, या फिर इन सम एक्सट्रीम केसेस दे आर इवन किल्ड। एंड ऑब्वियसली इसी डर से, मरने के डर से, वो कभी भागने की कोशिश तक नहीं करते। रीजन नंबर 2, पुलिस आर इन्वॉल्व्ड। वेल, पुलिस कई बार सेक्सुअल फेवर्स के बदले में इस सेक्स रैकेट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, बट इवन दैट इज नॉट इट। कई केसेस में तो पुलिस ऑफिसर्स ही इन सेक्स रैकेट्स को चलाते हैं, जैसे कि इन कुछ केसेस में देखा गया था। केस नंबर 1, एमपी के कांस्टेबल निखिलेश ठाकुर और उनके साथीदार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेघराज श्रीनील एक सेक्स रैकेट केस में पकड़े गए थे। केस नंबर 2, पुणे के फराज खन्ना पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल को डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उनके अश्लील फोटोज रेड के दौरान पकड़े गए एक सेक्स वर्कर के पास से बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये भी प्रूव किया गया था कि उस कांस्टेबल का उस पूरे सेक्स रैकेट के पीछे एक बड़ा हाथ था। रीजन नंबर 3, सोसाइटी का नजरिया। जब भी सेक्स रैकेट में फंसी हुई रेस्क्यूड लड़कियां अपने घर वापस जाती है तब ना तो उसे उसके खुद के घर वाले एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उसका समाज, जिस वजह से ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल जिंदगी कभी जी ही नहीं पाती है, क्योंकि लोग उन्हें वैश्य होने का टैग लगा देते हैं और उन्हें किसी अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं रेड लाइट एरियाज के नाम की आड़ में चल रहे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है बॉन्डेड लेबरर्स। सो जब भी यहाँ काम करने वाली लड़कियों को या फिर औरतों को लोन की जरूरत होती है तब कोई आइडेंटिटी प्रूफ ना होने के कारण वो बैंक से लोन ले ही नहीं पाती है। अब ऐसे में वो जाती है अपने ब्रॉथल के मालिक के पास। अब उनका मालिक उन्हें लोन तो दे देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि पैसे चुकाने तक उस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी एक बॉन्डेड लेबरर की तरह उसके अंडर में काम करना होगा, और अगर पैसे चुकाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है तो उनके बच्चों से बॉन्डेड लेबर करवाया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं रेड लाइट एरियाज के आड़ में चल रहे तीसरे पॉइंट के बारे में, माल। दरअसल जब इन प्रोस्टिट्यूट्स को सबसे पहले लाया जाता है तब उनकी ब्रेकिंग पीरियड के दौरान तक उन्हें तरह तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, जिस वजह से वो इन ड्रग्स से एडिक्ट हो जाती है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के हिसाब से 22.5% सेक्स वर्कर्स पाउडर और नमक से एडिक्टेड है और वहीं 75% गुटखा और सिगरेट से एडिक्टेड है। लेकिन सिर्फ ड्रग्स लेना ही नहीं, UNODC के एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बार तो इन प्रोस्टिट्यूट्स को माल बेचने के लिए भी फोर्स किया जाता है। यस, इन्हें इलीगली ड्रग्स के बिजनेस में डाला जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि इन सबको कौन चलाता है और क्यों? वेल, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। अब इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सितंबर 2020 में इंदौर के एक पुलिस स्टेशन में 2 लड़कियों ने FIR दर्ज करवाई, ये कहते हुए कि उन्हें मॉडलिंग इवेंट में काम देने के बहाने से लाया गया और प्रोस्टिट्यूट्स बना दिया गया। अब ऐसा ही कुछ सिमिलर ही हुआ कोलंबिया की एक स्टार लिलियाना कार्मेन कैंपोस के साथ भी, जिसने मॉडलिंग के नाम पे इंस्टाग्राम से गरीब लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग की। एग्जाम्पल नंबर 2, बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर नवीन कुमार प्रेमलाल आर्या को मुंबई पुलिस ने प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के लिए अरेस्ट किया था। एग्जाम्पल नंबर 3, हॉलीवुड के मूवी प्रोड्यूसर डिलन जॉर्डन को मूवीज के नाम पर ग्लोबल प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाने के लिए अरेस्ट किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2008 के इस आर्टिकल के हिसाब से उस टाइम पे हर दिन 2000 जितने लोग मुंबई आते थे बॉलीवुड में जाने के लिए। लेकिन फ्लर्नर्स, हर साल कितने नए चेहरे आपको फिल्मों में देखने मिलते हैं, आप खुद ही सोचो। सो अब क्या ये पॉसिबल है कि जो बॉलीवुड में एक्टर्स नहीं बनते हैं उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में ढकेल दिया जाता है? अब बहती नदी में हाथ धोने से क्या पॉलिटिशियंस कभी पीछे रहेंगे? नहीं ना।
और इसके भी प्रूफ्स है ये 3 केसेस। केस नंबर 1, भोपाल में बीजेपी के लीडर नीरज शकिया और बिहार में कांग्रेस के लीडर ब्रजेश पांडे को एक सेक्स रैकेट चलाने के लिए अरेस्ट किया गया था। केस नंबर 2, एमपी में पकड़े गए सेक्स रैकेट में फॉर्मर सीएम, गवर्नर और कई ब्यूरोक्रेट्स के हाई क्वालिटी वीडियोस मिले थे, जिसके बेसिस पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था उस सेक्स रैकेट को सपोर्ट करने के लिए। केस नंबर 3, अगर इंटरनेशनली बात करें तो श्रीलंका के कुछ पॉलिटिशियंस और मालदीव्स के एक्स मिनिस्टर को चाइल्ड सेक्स रैकेट चलाने के लिए 2017 में अरेस्ट किया था। अब ये तो सिर्फ कुछ ही केसेस हैं, लेकिन ऐसे न जाने और कितने सारे लोग होंगे जो सेक्स रैकेट्स को चलाते होंगे, क्योंकि वैसे तो पूरे इंडिया में सिर्फ 1000 रजिस्टर्ड रेड लाइट एरियाज हैं, लेकिन कई सारे मोटेल्स, ब्रिजेस पर, मसाज पार्लर्स के अंदर भी प्रोस्टिट्यूशन होता है। बट फ्रॉनस, यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतने सारे सेक्स रैकेट्स खुलेआम पकड़े जाने के बाद प्रोस्टिट्यूशन और रेड लाइट एरियाज को बंद क्यों नहीं किया जाता है? क्या इस पे कोई लॉज भी है? यस, लॉ है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी ITPA ऑफ 1956। इस लॉ और इंडियन पीनल कोड के तहत एक ब्रॉथल को चलाना, किसी को प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए ललचाना, उसे उकसाना या फिर किसी बच्चे और औरत को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रैफिक करना इलीगल है। लेकिन इस लॉ का एक लूप होल है। इसका एक सेक्शन में ये बताया गया है कि प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल नहीं है, बट पब्लिक प्लेसेस जैसे कि होटल्स, स्कूल्स या टेम्पल्स जैसे एरियाज में किसी भी तरीके का इमोरल एक्ट यानी दलाली, प्रोस्टिट्यूशन करना इलीगल है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 लोग बंद दरवाजे के पीछे अपने मर्जी से, खुद के विल से सेक्स करने के लिए पैसों का लेन देन करते हैं तो वो लीगल है। एंड एग्जैक्टली इसी बात का फायदा उठाते हैं ये सेक्स ट्रैफिकर्स। बट अपने लॉज के लूप होल से मासूम विक्टिम्स को बचाने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम्स और पॉलिसीज लॉन्च की है, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ट्रैफिक हुए और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित लोगों को रेस्क्यू करके उन लोगों को अपने घर वापस भेज पाए और उन्हें फिर से समाज में ला पाए, उसके लिए ही लॉन्च किया गया है। दूसरा है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत रेस्क्यूड प्रोस्टिट्यूट्स को स्किल सिखाए जाएंगे ताकि प्रोस्टिट्यूशन के चक्रव्यूह से निकलकर वो नया जॉब कर सकेंगे। लेकिन फ्रॉनर्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में 90% किन्नरों को भी फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूट्स बनाया जाता है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ITPA के अंतर्गत रजिस्टर किए हुए 2300 केसेस में से हर 100 केसेस में एक मर्द भी होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इन सेक्स रैकेट्स में और रेड लाइट एरियाज में इतने क्राइम्स होते हैं और इंडिया में लॉस होने के बावजूद भी ये सब खुलेआम चल रहा है, तो अब फ्लॉनर्स, यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप बताओ, क्या इंडिया में आपके हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन को टोटली बैन कर देना चाहिए या फिर कंप्लीटली लीगल कर देना चाहिए? वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है और उसके पीछे का क्या रीजन है, आप मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एक डिबेट छेड़ते हैं ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों में से किसकी क्या ओपिनियंस है। ये वीडियो इसी इंटेंशन से बताया गया था ताकि इन सेक्स वर्कर्स के साथ जो हो रहा है उनकी स्टोरीज पूरी दुनिया के सामने फैलाई जा सके, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। और अगर आपको इसमें मेरी हेल्प करनी है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला है, इसमें हल्की सी भी बात लगी तो इसे लाइक कर दो। और ऐसे ही एड्यूटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।